हेनरी लॉकवुड से मिलने के लिए जो व्यक्ति गांव से आए थे वो अब शाम ढलते ही वापस चले जाते हैं। हेनरी अपने तंबू के पास अकेला खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। वो जा रहे थे। रात गहराने वाली थी। वो अपने तंबू के पास आता है। जो आग उसने जलाई थी उसे और ज्यादा दहकाता है और अपने तंबू के अंदर आराम करने के लिए बैठ जाता है। राइफल को लोड रखता है। उसकी आंखें भारी हो रही थी और उसे नींद पड़ जाती है। लगभग 2-3 घंटे के बाद ही जब बहुत सारे कुत्ते लगातार भौंक रहे थे इसी की तंबू की तरफ देखकर, उसकी आंख खुलती है। उसी दौरान एक पक्षी जो इसके तंबू के पिछली तरफ था वो लगातार कॉल कर रहा था। इसे एहसास होने लगा था कि कोई ना कोई खतरा तो जरूर है। जो ये कुत्ते थे ये थोड़ी आगे आते फिर पीछे चले जाते। भौंक रहे थे। ऐसे मौसम में नींद आ जाए ये तो पॉसिबल नहीं था। पूरी रात लगभग जाग कर काटी हेनरी ने, लेकिन सुबह 5-5:30 बजे जब इसकी आंख दोबारा लगी ये कुत्ते फिर से भौंकने लगे। इसकी आंख खुल गई, लेकिन कुछ समय के बाद ही सारे माहौल में शांति हो गई थी। ना अब कुत्ते भौंक रहे थे और ना ही वो पक्षी कॉल कर रहा था। सुबह भी होने लगी थी। सूर्यदेव उदय हो रहे थे कि तभी ये देखता है कि 4 व्यक्ति गांव से इसी की तरफ आ रहे हैं। ये फटाफट से अपना चाय नाश्ता बनाता है, खाता है और उन व्यक्तियों के साथ सोन नदी की तरफ चल पड़ता है। विजिल करते हुए ये लोग जा रहे थे। सोन नदी के पास पहुंचने पर यह सोचता है कि क्यों ना यहां पर थोड़ा स्नान ले लिया जाए। ये स्नान लेने के लिए अपने कपड़े, अपनी राइफल एक पेड़ के नीचे रखता है। ये चारों लोग इकट्ठा होकर एक चट्टान के पास बैठ जाते हैं। ये नहा रहा था। नहाते नहाते देखता है कि चारों के पीछे एक बाघ आ रहा है। बाघ को उनकी तरफ आता देखिए चिल्लाता है, लेकिन ये चारों सोचते हैं कि शायद हेनरी डूब रहा है इसलिए चिल्ला रहा है, लेकिन वो तो इनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी एक व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उसकी नजर पड़ती है टाइगर पर। वो इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। जो सबसे पीछे व्यक्ति था उसे दबोच लिया था टाइगर ने और उठाकर अपने साथ जंगल ले गया था। बाकी के 3 व्यक्ति भयभीत हो गए थे। हेनरी वहां पहुंच गया था। उसने अपने कपड़े डाले, राइफल लेकर पीछे तक जब तक भागा तब तक तो वो बाघ जंगल में गुम हो चुका था। अब ये एक ऐसी जगह पर खड़े हुए थे जहां पर इन्हें डिसाइड करना था कि अंदर उस बाघ को ढूंढने के लिए जाना है या गांव जाना है, क्या करना है। सुबह के 11 बजे हुए थे। ये 3 व्यक्ति डरे हुए पीछे खड़े थे और राइफल को लेकर खड़ा हुआ था हेनरी, जो उसी दिशा में जंगल की तरफ देख रहा था जहां पर यह बाघ गया था। तो एक गांव वाला बोलता है कि देखो साहब, अगर हम 4 व्यक्ति गांव में वापस नहीं गए तो बहुत हो हल्ला हो जाएगा। सारा का सारा दोष गोरख बाघेल के ऊपर थोप दिया जाएगा और जो आपकी झोंपड़ी है उसे भी तबाह कर दिया जाएगा। सबको यही लगेगा कि हम सब के सब मारे गए आपके चक्कर में आकर। बहुत बवाल हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरी तरफ के लोग हैं, जो सरपंच जानकी नाथ की तरफ के लोग हैं, वो तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ गलत हो और वो लोग हम सब लोगों को इस गांव से निकलने का आदेश दे दें कि हम यहां पर नहीं रहेंगे। हमारे घर परिवार बर्बाद हो जाएंगे साहब। और अब तो एक व्यक्ति भी मारा गया है। ये बात पता नहीं चलनी चाहिए गांव में, लेकिन ये बात तो बहुत बड़ी है, ये तो पता चलेगी ही। हमें गोरख बाघेल को ये सब चीजें बतानी होंगी, क्योंकि वही हमारे बड़े हैं और वही हमें बताएंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। हम तो आपके साथ हैं, हम समझ रहे हैं कि ये कोई भूत प्रेत का काम नहीं बल्कि एक आदमखोर बाघ का काम है। जब तक इसे मारा नहीं जाएगा तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का उत्तर किसी को नहीं दिया जा सकता। तो हेनरी पूछता है कि तो तुम क्या चाहते हो कि किस प्रकार से हम लोग काम करें। ये जो 3 व्यक्ति बचे थे ये कहते हैं कि देखिए सरकार, अगर हम तीनों चले जाएंगे और एक व्यक्ति नहीं जाएगा जो कि मर चुका है तो सबको शक होगा कि वो व्यक्ति कहाँ है और आप कहां पर हैं। हाँ, अगर हम दोनों
व्यक्ति जाएंगे और एक आपके साथ रहेगा यहीं पर, तो हम जाकर ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति और एक और व्यक्ति जो मर चुका है, ये दोनों व्यक्ति आपके साथ हैं और आपको काम में कुछ मदद कर रहे हैं। ये थोड़ा ठीक भी लगेगा, क्योंकि तीनों का चले जाना और एक का नहीं जाना, इससे गांव वालों को शक हो सकता है। तो जो दो व्यक्ति थे वो यही डिसाइड करते हैं कि वो लोग गोरख बाघेल से मिलने के लिए जाएंगे, उसे सारी बात बताएंगे और एक व्यक्ति हेनरी के साथ ही रहेगा। लेकिन जो गांव का रास्ता था, उस रास्ते पर कैसे ये अकेले चले जाएंगे? आदमखोर का डर था। हाँ, ये बात तो सही थी कि जो आदमखोर था वो अलग दिशा में इस समय गया था। जिस पॉइंट पर ये खड़े थे, उस पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट दिशा में ये भाग गया था। लेकिन जो गांव था, गांव ईस्ट दिशा में था। दोनों अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन फिर भी डर तो था ही। इसीलिए हेनरी ने कहा कि मैं कुछ दूरी तक तुम दोनों को छोड़कर आऊंगा और उसके बाद मैं और ये व्यक्ति, हम दोनों यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से करूंगा, क्योंकि मैं इस पोजीशन को भी नहीं छोड़ना चाहता, इस जगह को बिल्कुल भी नहीं मैं छोड़ना चाहता जहां पर हम लोग खड़े हैं। क्योंकि अगर यहां से हम लोग इधर उधर हुए, कहीं चले गए, एक रात बीत गई, 2 रात बीत गई, तो ये बाघ कहां लेकर इस व्यक्ति के शव को जाएगा, इस बारे में कहना नामुमकिन हो जाएगा और बाद में फिर एक और हमला होगा और एक और व्यक्ति मारा जाएगा, क्योंकि ये बाघ घात लगाकर हमला करता है। हेनरी इधर उधर देखता है और तभी उसकी नजर पड़ती है ठीक इसी जगह से लगभग 7-8 फीट की दूरी पर एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के ऊपर। ये उस पीपल के पेड़ के ऊपर अपनी राइफल के बट के साथ जो पीछे का हिस्सा होता है उसे मार मार कर एक निशानी लगा देता है कि जब हम वापस आए तो ये निशानी हमें मिल जाए कि यही वो पेड़ था जहां से हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि उसने आखिर में बाघ को उसी दिशा में जाता हुआ देखा था। इसके बाद ये चारों के चार व्यक्ति गांव की तरफ बढ़ चलते हैं। काफी दूर जाने के बाद ये जो दो व्यक्ति थे कहते हैं कि अब हमें लग रहा है कि हम लोग गांव जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए आप दोनों वापस जाइए। लेकिन हेनरी साहब, आपसे एक बहुत बड़ी प्रार्थना हम करना चाहते हैं, और वो ये है कि कृपया आप उस बाघ को मार कर ही गांव आइएगा, क्योंकि अगर वो बाघ नहीं मरा और जिस प्रकार से ये व्यक्ति मारा गया है, हम सबको जानकी नाथ इस गांव से निकाल देगा और बहुत सारे व्यक्ति, हमारी तरफ के व्यक्ति भी शायद उसका साथ दें, क्योंकि उन्होंने तो इस दृश्य को देखा नहीं कि क्या हुआ। वो तो यही समझेंगे ना कि जो जानकी नाथ कहता है वो सही है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, बस आप ही एक सहारा हैं, आप उस आदमखोर को जरूर मारिएगा। अब ये बात बोलने के बाद ये दोनों व्यक्ति गांव की तरफ बढ़ चलते हैं और हेनरी और उसके साथ जो व्यक्ति था, ये दोनों उसी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। हेनरी के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। हेनरी भी अब यही सोच रहा था कि अगर उस आदमखोर को इसने नहीं मारा और वो कहीं गुम हो गया, कहीं चला गया, तो कितनी देर इंतजार करेंगे ये लोग। एक रात, 2 रात, 2 रातों में तो इनको यहां से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये जाहिर हो जाएगा कि वो व्यक्ति, ये व्यक्ति, मैं, सब मर चुके हैं। और उसका कारण था केवल गोरख बाघेल, क्योंकि गोरख बाघेल के लोगों ने ही मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। हेनरी के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था इस सारी सिचुएशन का, क्योंकि उसे बाघ को मारना भी था और साथ ही जो ये गांव वाले जो उसकी मदद के लिए आए थे, इनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई थी। ये सोचते सोचते, विजिल रखते रखते हेनरी और उसके साथ जो गांव वाला था, ये उस पीपल के पेड़ के काफी नजदीक पहुंच गए थे। हेनरी अब उस व्यक्ति की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम हो गई थी। जो ये व्यक्ति था, इतनी सारी बातें सुनने के बाद, गांव के नजदीक जाने के बाद, फिर वहां से वापस आने के बाद, ये डर रहा था। इसने हेनरी को कहा कि सरकार देखिए,
मैं मानता हूं कि वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वो एक आदमखोर है, मुझे पता है। मैं आपका साथ देने के लिए ही यहां पर रुका हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपके साथ आपके पीछे पीछे चलूं। आपके पास तो बंदूक है, लेकिन उस आदमखोर को मैंने देखा है, नजदीक से देखा है। जब वो मेरे मित्र को लेकर गया था, वो बहुत बड़ा है, बहुत खूंखार है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपके साथ आपके पीछे इस जंगल के अंदर चलूं। मैं आपसे केवल एक विनती करना चाहता हूं, और वो विनती ये है कि जो ये पीपल का पेड़ है, मैं इसके ऊपर ही बैठ जाता हूं। आप अकेले ही आगे जाइए और उस आदमखोर को मार दीजिए। मैं आपके पीछे पीछे नहीं चल सकता। हेनरी को ये बात बहुत जायज लगी, क्योंकि उसे भी पता था कि इस व्यक्ति को मैं अपने साथ ले जाकर करूंगा तो करूंगा क्या, ये मुझे क्या ही बता देगा। उस आदमखोर को मुझे खुद ढूंढना है, खुद गोली चलानी है, खुद मारना है। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। तो इस व्यक्ति को, जिसका कोई यूज भी नहीं है, इसे मैं अपने पीछे चलाकर क्या करूंगा। तो हेनरी भी यही कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इसी पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ जाओ, और जब तक मैं ना आऊं तब तक यहां से मत हिलना। चाहे गोली की आवाज भी तुम्हें सुनाई दे जाए, फिर भी ना हिलना। हो सकता है गोली मिस हो गई हो और उस बाघ ने मुझे मार दिया हो, और तुम गोली की आवाज सुनकर नीचे आ जाओ और तुम्हें भी वो मार दे। अपनी जिंदगी बचाने के लिए जब तक मैं तुम्हें खुद इस पेड़ के नीचे आकर ना बुलाऊं, तुम उतरना मत। ये व्यक्ति समझ गया था। अब हेनरी उस जंगल की तरफ देख रहा था, जिस घने जंगल के अंदर उसे अपने कदमों को आगे बढ़ाना था, उसी दिशा में जहां पर इसने आखिर में बाघ को जाते हुए देखा था। ये अपना पहला कदम आगे की तरफ बढ़ाता है, और जो ये गांव वाला था, ये पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। वहां पर जो ये दो व्यक्ति थे, ये दो व्यक्ति अपने गांव के नजदीक थे और गांव की तरफ जा रहे थे। काफी सारे लोग इसी तरफ देख रहे थे। तभी जो जानकी नाथ था, जानकी नाथ के जो तरफ के लोग थे, जो उसके ग्रुप के लोग थे, उसमें से कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं इन दोनों से कि भाई, वो अंग्रेज कहाँ है और तुम्हारे दो साथी कहाँ हैं। तो ये बोलते हैं बड़े आराम से, अरे भाई, वो अपने काम के लिए आया है, तो वो उसी की मदद कर रहे हैं, नदी किनारे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उनकी तरफ शक भरी निगाहों से देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ये दो व्यक्ति फटाफट से जाकर सीधा गोरख बाघेल के पास जाते हैं, और जब गोरख बाघेल को इस बात के बारे में बताया जाता है कि वहां पर क्या हो गया है, गोरख बाघेल बेहद बेहद डर गया था। उसने सोचा कि ये तो वही हो गया जिस बात का डर था। अगर वो आदमखोर नहीं मरा, तो ये जो व्यक्ति मरा है, इन सब की जिम्मेवारी मेरे ही सिर पर आएगी। हमारे सारे के सारे जितने भी लोग यहां पर रहते हैं, सबके सिर पर आएगी और सबको निकाल दिया जाएगा। हमें ठंडे दिमाग से कुछ सोचना होगा, कुछ तो हमें करना होगा। मुझे इतना भी पता है कि इस आदमखोर को मारना इतना आसान नहीं होगा। शायद आज की रात से भी ज्यादा का समय लग जाए उस आदमखोर को मारने में, लेकिन अगर रात तक वो लोग नहीं आए, तो ये लोग तो हमारा जीना हराम कर देंगे। ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है। गोरख बाघेल अपनी झोपड़ी में एक कोने में पड़ी टूटी हुई खाट के ऊपर बैठता है, अपना सर पकड़ता है, अपनी पगड़ी को उतार कर नीचे रखता है और कुछ सोचने लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि वो इस समय कर सकता है। समय लगभग 2:30 से 3 बजे का हो गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फरवरी का महीना था। दिन इतने ज्यादा भी लंबे नहीं थे, अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा, घना जंगल था। जो हेनरी लॉकवुड था, ये 10, 15, 20 कदम आगे की तरफ बढ़ा चुका था, उसी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, जहां पर इसके अकॉर्डिंग भाग गया था। लेकिन जैसे ही ये उस जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था, इसके दिमाग ने इसे एक संदेश दिया कि भाई देखो, ये इतना घना जंगल है, इतनी घनी घास है,
हो सकता है कि वो बाघ कहीं पर घात लगाकर बैठा हो। जितना वो शातिर है, वो कहीं से भी हेनरी के ऊपर लपक सकता था। इसलिए हेनरी का दिमाग यही कह रहा था कि उसे एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना है जो थोड़ा ऊंचाई पर हो। वो आसपास देखता है, लेकिन वहां पर तो इस प्रकार का उसे फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा था कि तभी उसके पीछे से आवाज आ रही थी झाड़ियों के हिलने की। ये सतर्क हो गया था। ये वहीं घास में ही जगह थी, और तो कोई जगह थी ही नहीं। ये घास के अंदर पूरा सीधा लेट जाता है, लेकिन इसे रियलाइज होता है कि इस प्रकार से लेटना ठीक नहीं है। अगर पीछे से कोई हमला हो गया, हो सकता है कि सामने बाघ ना हो। पीछे से अगर कोई हमला हो गया तो ये कैसे उठेगा? ये फिर से उठकर बैठता है, लेकिन वो चीज इसकी तरफ ही बढ़ती हुई आ रही थी, बढ़ती हुई आ रही थी कि तभी एक पेड़ के पीछे से आवाज आती है, साहब साहब साहब। अब साहब साहब तो वो व्यक्ति ही बोलेगा जिसे ये पेड़ पर छोड़कर आया था। एकदम से खड़ा होता है और देखता है कि वही व्यक्ति इसकी तरफ बढ़ रहा है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो पेड़ पर चढ़ गए थे। उसने कहा कि जनाब देखिए, जैसे ही मैं पेड़ पर चढ़ा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा और ऊपर चला जाऊं। जब मैं और ऊपर गया एक आरामदायक जगह पर बैठने के लिए, तो मेरी नजर सामने वाले ही उस जंगल में पड़ी जहां पर आप गए थे। मैं आपको देखना चाहता था कि आप कहां तक पहुंचे हो, और तभी मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में जहां पर आप जा रहे हो, इस पेड़ से लगभग 150 से पौने 200 मीटर की दूरी पर इसे कुछ हलचल दिखाई दी है। और केवल उसी छोटे से इलाके में कोई हलचल हो रही है, बाकी पूरा जंगल सामने का शांत है। यहां पर घास बहुत ज्यादा उगी हुई थी, तो इसलिए उस घास के अंदर ही इस व्यक्ति को हलचल दिखाई दी थी। जब यह चीज हेनरी सुनता है तो वो सोचता है कि जो ये पीपल का पेड़ है जहां से इसने देखा है, वो तो मात्र थोड़ी दूरी पर ही है, तो क्यों ना ये खुद जाकर उसके ऊपर चढ़कर एक बार देख ले कि माजरा है क्या। काफी सहायता उसे मिलेगी। अभी भी सूर्यास्त होने में 2-3 घंटे का समय तो था ही। ये फटाफट आगे की तरफ बढ़ता है, उस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ता है। ये व्यक्ति उसे बताता है कि कहां पर बैठकर उसे देखना है। ये जब देखता है तो साफ साफ उसी इलाके में जो इसने बताया था, वहां पर कुछ हलचल थी। यह आसपास का इलाका देखता है, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट इसे नजर नहीं आ रही थी। केवल उसी पैच के ऊपर इसे मूवमेंट नजर आ रही थी। ये नीचे उतरता है, उस डायरेक्शन को अपने दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से भर लेता है। वो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की ही डायरेक्शन थी, और 200 मीटर के लगभग वो मूवमेंट थी। दूरी काफी थी, इसलिए एग्जैक्टली वहां पर क्या चीज है, घास बहुत बड़ी थी, ये देख नहीं पा रहा था, लेकिन मूवमेंट तो थी। और ये छोटे छोटे सुराग ही थे जो उस आदमखोर तक इन्हें पहुंचा सकते थे। ब्लड ट्रेल वहां पर नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि घास वेजिटेशन बहुत ज्यादा घनी थी। ये नीचे उतरता है, ये व्यक्ति फिर से उसी पेड़ पर चढ़ता है, और हेनरी आगे की तरफ बढ़ता है। इसने एक और वृक्ष को पॉइंट आउट कर लिया था जो इस पेड़ से और उस जगह जहां पर यह हलचल थी उनके लगभग लगभग कुछ बीच में ही था। लेकिन एग्जैक्टली वो कितनी दूर था उससे, ये यहां से बैठकर बताना मुश्किल था। ये नीचे उतरता है और आगे की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे विजल करता हुआ ये उसी दिशा में बढ़ता है। लेकिन वहां पर एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत थी कि हो सकता है कि वहां पर जो हलचल हो वो किसी पक्षी की हो, कोई जंगली मुर्गी की हो, कोई भी हो सकता है। वो बाघ की हलचल हो ही ना, और बाघ आसपास ही हो। इसलिए उसे ये रास्ता भी, उस पेड़ तक का रास्ता भी बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से कवर करना होगा। वो यही सोच रहा था। लेकिन एक तरफ उसका दिमाग ये भी कह रहा था कि अगर वो कोई छोटा पक्षी है या कोई छोटा जानवर है, सबसे पहले तो कोई जानवर इस इलाके में आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर अभी अभी एक आदमखोर ने एक इंसान को मारा है। जानवरों की भी सिक्स्थ सेंस होती है, उन्हें भी पता होता है कि ऐसे इलाके से दूर रहना है। और अगर कोई वो छोटा पक्षी है, जैसे कोई जंगली मुर्गा या मुर्गी, इस प्रकार का कोई जीव जंतु है, तो वो इतने बड़े घास के पैच को नहीं हिला सकता। मतलब साफ था। सारी उंगलियां
उसी तरफ पॉइंट आउट कर रही थी कि वहां पर आदमखोर है। इसे विजिल करना था। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। अब उस पेड़ पर जहां पर इसे बैठना था, जहां पर इसने सोचा था कि मैं चढ़कर देखूंगा, उससे मात्र 15-20 फीट पहले एक चट्टान थी। एक ऐसी चट्टान जिसकी हाइट लगभग कोई 3 या 4 फीट होगी। इसने सोचा कि अगर मैं इसके ऊपर भी चढ़ जाऊं तो भी थोड़ी बहुत हलचल जो है वो मुझे दिखाई तो देगी। इससे पहले कि पेड़ के ऊपर मैं चढ़ूं, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करता हूं कि वो हलचल वहीं पर हो रही है या नहीं। ये उस चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बहुत धीरे धीरे। अब ये उस हलचल वाली जगह से लगभग कोई 70-80 मीटर पहले था। लेकिन जब ये चट्टान के ऊपर चढ़ता है, देखता है, सबसे पहले पीछे देखता है जहां पर वो पीपल का पेड़ था। वो पीपल का पेड़ तो उसे नजर आ रहा था, लेकिन जो सामने हलचल वो देखने के लिए ऊपर चढ़ा था, वो हलचल नहीं थी। एक भी पत्ता घास का नहीं हिल रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीपल का पेड़ तो नजर आ रहा था, लेकिन वो एग्जैक्टली व्यक्ति कहां पर बैठा है उसके आगे और कुछ वृक्षों की टहनी आ गई थी। वो व्यक्ति भी उसे वहां से नजर नहीं आ रहा था। सामने हलचल नजर नहीं आ रही थी। ये संकेत सही नहीं था। समय लगभग 4:30 बज चुके थे। 4:30 यानी कि आधे पौने घंटे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। 5:30, 5:15 बजे के करीब थोड़ा रात्रि जैसा माहौल बनने लगेगा, क्योंकि घना जंगल है आसपास। लेकिन इस समय जो मेन कंसर्न था वो कंसर्न था कि जो सामने वो हलचल देखना चाहता था, जहां पर उसे लग रहा था कि बाघ है, वहां पर कोई हलचल नहीं थी। केवल 4 फीट की चट्टान थी। इसे यहां से हटना होगा। अगर उस बाघ को पता चल चुका है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसने घात लगा ली है, तो उसे इस चट्टान से तो हटना होगा ही, क्योंकि वो कहां कहां नजर घुमाएगा। हो सकता है जब वो इस चट्टान पर बैठा हो, पीछे से वो बाघ जो लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक कूद मार सकता है, उसके लिए 4 फीट क्या है, वो इसे मार सकता है। इसीलिए ये सामने 15-20 फीट की दूरी पर जो पेड़ था उसी को देखता है। वही इसे बचा सकता था। वहां इसे जाना था, वहां इसे पहुंचना था। ये उस पेड़ के आसपास का इलाका विजिल करता है। वहां पर कोई हलचल नहीं थी। ये उस चट्टान से धीरे धीरे नीचे उतरता है और आगे उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। बहुत ज्यादा सतर्क होने के बाद ये उस पेड़ के पास पहुंचता है, अपनी राइफल को कांधे पर टांगता है और ऊपर की तरफ पेड़ पर क्लाइंब करने लगता है। ये बहुत ही खतरनाक था। अगर इसी दौरान उस बाघ का हमला हो जाता तो ये कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसे समय मिल गया था। ये पेड़ के ऊपर जाकर बैठता है और सीधा उसी दिशा में देखता है जहां पर इसे हलचल महसूस हुई थी पीपल के पेड़ से। लेकिन वहां पर इस समय कोई भी हलचल, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। मतलब अगर वो बाघ था तो उसे इस बात की भनक हो गई है, इस बात का पता चल चुका है कि कोई उसके पीछे है, या फिर उसे पता ही नहीं कि कोई उसके पीछे है और वो नॉर्मल ही अपनी किल को यहां पर छोड़कर कहीं और गया है। शायद रात में आएगा इसे खाने के लिए। ये कुछ भी हो सकता था। दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी थी, और ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी थी कि हो सकता है कि वो बाघ हो ही ना, वो कोई और ही जानवर था। बाघ कहीं और ही जा चुका है। लेकिन उस वेजिटेशन के आसपास कोई भी वृक्ष नहीं था, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ये छिप सके। वहां तक जाना तो मौत के मुंह में जाना था। सिर्फ समय ही बचा सकता था। समय ही बताएगा कि आगे क्या था। अब अंधेरा होने लगा था। इसे उस व्यक्ति की भी चिंता थी जो पीपल के पेड़ पर बैठा था, और इस बात की भी चिंता थी कि गांव वाले क्या समझेंगे कि हम 3 लोग कहां हैं। हेनरी उस पेड़ के ऊपर आराम से बैठ गया था। अब वो नीचे की तरफ ध्यान लगाता है, लेकिन नीचे तो कोई भी हलचल नहीं थी। पूरा जंगल एकदम से शांत था। इस प्रकार की शांति थी कि अगर
किसी का भी पैर किसी सूखे पत्ते के ऊपर पड़ेगा तो दूर तक आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब साफ था कि जो बाघ था वो उस समय अपने उस शिकार को नहीं खा रहा था। समय बीता, 2 घंटे, 3 घंटे, लगभग रात के 11 बजे एक कॉल शुरू होती है। ये कॉल हेनरी को पता थी कि इंडियन आउल की कॉल है, जिसे इंडियन ईगल आउल भी कहा जाता है। ईगल आउल के बारे में उसे इसलिए पता था क्योंकि यहां आने से पहले भी कई जगहों पर वो सर्वे करने के लिए गया था, कई गांव वालों से मिला था। वहां पर अक्सर इस प्रकार का जानवर जब बोलता था तो लोग यही बताते थे कि ये रात का उल्लू है, रात में आता है और जो बचा कुचा मांस, कहीं कोई जानवर मरा हुआ, उसे खाता है। ये कॉल उसके कानों में लगातार पड़ रही थी और ये कॉन्टिन्यूस कॉल थी और ये एग्जैक्टली उसी जगह से आ रही थी जहां पर इसका मानना था कि वो बॉडी पड़ी है, उस व्यक्ति की बॉडी जहां पर बाघ हलचल कर रहा था, ऐसा इनका मानना था। लेकिन अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि हो सकता है वहां कोई और जानवर मरा हो। इतना बड़ा जंगल था, जरूरी थोड़ी ना है कि उसी जगह पर वो बाघ उसे लेकर गया और उसके बाद एकदम से गायब हो गया, कोई आवाज भी नहीं। लेकिन ये आवाज बड़ी कॉन्टिन्यूस थी, ये कॉल बड़ी कॉन्टिन्यूस थी। साथ ही एक चीज उसने और नोटिस की कि ये जो उल्लू था ये ऊपर से उड़ता और नीचे जाता, कुछ देर वहां बैठने के बाद फिर वापस ऊपर उड़ जाता। मतलब बिल्कुल साफ था कि ये कोई चीज खाने के लिए जा रहा है। इंडियन ईगल आउल हमेशा कुछ चूहों पर या कुछ मरे हुए जानवरों के ऊपर ही भोजन करते हैं। इस बात का तो यकीन था हेनरी को कि वहां पर कोई चीज है जो मरी हुई पड़ी है। अभी भी ये उस जगह से लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर था। ये उल्लू बहुत देर से कॉल कर रहा था और ऊपर से नीचे जाना ये भी बहुत देर से चल रहा था। समय बीत रहा था, 3, 4, 5 घंटे हो चुके थे हेनरी को इसी पेड़ के ऊपर बैठे हुए। एकदम चुपचाप अपनी राइफल को लोड किए वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। रात में कुछ भी नहीं हो सकता था। हेनरी ने सोच लिया था कि अगर आज की रात कुछ भी नहीं होता, अगर वो बाघ यहां पर नहीं आता, तो उस बाघ को वो अगले दिन फिर से ढूंढेगा और आगे जाएगा। लेकिन जो गांव वालों का उस पर विश्वास है उसे वो टूटने नहीं देगा। लेकिन अब जो भी होना था सुबह ही होना था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसके दिमाग में ये सिनेरियोज भी चल रहे थे कि अभी तक तो गांव के अंदर हल्ला गुल्ला हो गया होगा कि 2 व्यक्ति गायब हैं, वो अंग्रेज गायब है, उन तीनों को बाघ ने खा लिया और हो सकता है कि कल से जो बाघेल था, बाघेल के साथ के सभी व्यक्तियों को गांव से निकाल दिया जाए। सूर्य उदय होने में ज्यादा समय बाकी नहीं था। लगभग 5, 5:15 सुबह का समय हो चुका था। थोड़ा थोड़ा चांदना तो होने भी लगा था। लेकिन ये जो उल्लू था, ये उल्लू अभी भी वहीं पर बैठा हुआ उसी प्रकार से कॉल कर रहा था। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा समय और बीता, आधा घंटा और बीता और जो सूर्य था वो और ऊपर की तरफ सरका, ये जो उल्लू था ये अचानक से इस प्रकार से फड़फड़ाता हुआ उड़कर वहां से कहीं और चला गया। इतनी दूर चला गया कि उसकी आवाज भी यहां पर नहीं सुनाई दे रही थी। एक उल्लू जो पूरी रात से यहीं पर बैठा हुआ उस बॉडी के ऊपर भोजन कर रहा था, वो एकदम से उड़ गया। ये तो बात सही थी कि सूर्योदय हो रहा था, लेकिन वो जिस प्रकार से यहां से उड़ा था, जिस प्रकार से अचानक से गायब हुआ था, वो कुछ अजीब था। इसका एक संकेत यह भी था कि शायद वो आदमखोर इसी तरफ तो नहीं आ रहा, या इस उल्लू ने उसे देख लिया और यहां से एकदम से उड़ गया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि सूर्योदय हो गया है, ये नीचे उतरे ना उतरे, क्या करे।
दोस्तों तभी तभी इसने देखा कि जो इसका पेड़ है, इसके पेड़ से मात्र 25 फीट पीछे की तरफ झाड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज की मानो कोई इसी को देख रहा है, कोई छुप कर घात लगाए हुए है कि कब ये नीचे उतरेगा और कब उसके ऊपर हमला होगा। लेकिन जैसे ही इसने पीछे देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। इसकी शायद एक सिक्स्थ सेंस जिसे हम कहते हैं, उसने इसे एक संकेत दिया था कि कोई ना कोई इसे देख रहा है, और हो ना हो वो शायद आदमखोर ही था। उसने रात में ही देख लिया होगा कि ऊपर पेड़ पर कोई बैठा हुआ है। थोड़ी बहुत हलचल तो हर कोई करता है, शायद उस हलचल में ही उसने देख लिया हो, या ये जब ऊपर पेड़ पर चढ़ रहा था तब उसने भांप लिया हो। बहुत सारे सिनेरियोज थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि हेनरी का दिल ये कह रहा था कि कोई ना कोई इस पर घात लगाए हुए है, क्योंकि शाम के समय ये बाघ अचानक से गायब हो गया था जब वहां पर झाड़ियों के हिलने की आवाज आ रही थी। और ये बाघ पिछले 10-12 दिन से भूखा था, यह भी पता था इसे, क्योंकि 10-12 दिन पहले ही हमला हुआ था। तो इस बाघ ने उस बॉडी को खाया भी नहीं और ये अचानक से गायब हुआ था शाम को। तो क्या वो इसी सिपाही के लिए, यानी हेनरी लॉकवुड के लिए घात लगाकर बैठा है? ना वो नजर आ रहा, ना वो हिल रहा। केवल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की हिलने की उसकी आवाज, झाड़ियों की आवाज आई थी। उसके बाद एकदम से सन्नाटा हो गया। उल्लू का वहां से उड़ना भी इसी चीज की ओर संकेत कर रहा था कि कोई ना कोई खतरा यहां पर है। इसके पीछे कोई हलचल नहीं थी। अब शायद वो मौका आ गया था। हेनरी जहां पर थोड़ी दिलेरी दिखाने वाला था, इसने यही सोचा कि इस प्रकार तो बहुत देर हो जाएगी, ना ये नीचे उतरेगा ना वो बाघ इन झाड़ियों से निकलेगा। इसे कुछ करना होगा। इसने एक तरकीब चली। इसने अपनी राइफल को इस प्रकार से अपने हाथ में पकड़ा और सोचा कि मैं 3-4 कदम नीचे की तरफ बढ़ाऊंगा, यानी ऐसा लगेगा कि मैं पेड़ से नीचे उतर रहा हूं, क्योंकि अगर वो बाघ इसी पेड़ पर घात लगाकर बैठा है तो वो जरूर इसकी हर हलचल को देख रहा होगा। लेकिन वो नीचे उतरने वाला नहीं था। वो इस प्रकार से अपनी बॉडी को बैलेंस करने वाला था कि ऐसा लगे कि वो नीचे तो उतर रहा है, लेकिन कभी भी वो लपक कर साथ वाली टहनी पर जाकर बैठ जाएगा। उसने पूरी रेकी कर ली थी उस पेड़ की कि किस प्रकार से वो उस आदमखोर के दिमाग के साथ खेलेगा, लेकिन उसकी नजर उन्हीं झाड़ियों के ऊपर ही होनी चाहिए। हेनरी लॉकवुड अपना पहला कदम नीचे की तरफ बढ़ाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब वो टहनी आ गई थी जिसके ऊपर उसे लपक कर बैठना था। जैसे ही वो उस टहनी से नीचे अपने कदम को रखता है दोस्तों, झाड़ियों के अंदर फिर से हलचल हुई। ऐसा लगा कि किसी ने अपनी पोजीशन को सेट किया है कि जैसे ही ये व्यक्ति नीचे की तरफ अपना पैर रखेगा, उसके ऊपर वो झपट जाएगा। अभी भी ये जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर था। अब अचानक से हेनरी उस लोकेशन को प्रॉपरली वेरीफाई करने के लिए अपने कदमों को फिर से ऊपर की तरफ बढ़ाता है। अब अगर वो बाघ था तो बाघ देखेगा कि ये व्यक्ति वापस ऊपर क्यों जा रहा है, लेकिन वो इसीलिए जा रहा था कि टाइम बाय कर सके, थोड़ी जगह बाय कर सके, क्योंकि अगर वो वहीं से नीचे चला जाएगा तो काफी नीचे पहुंच जाएगा और बाघ उस पर हमला कर देगा। ये ऊपर जाता है और ऊपर से फिर से वही प्रक्रिया करता है। 2 कदम नीचे, फिर 2 कदम नीचे। इस बार जब उसने फिर से उस टहनी से अपना कदम नीचे की तरफ रखा दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर एक ऐसी हलचल हुई कि उसने उसे पिन पॉइंट कर लिया, वहां पर कोई ना कोई जरूर था।
ये फिर से साथ वाली टहनी पर आकर बैठ जाता है और सीधा दोस्तों उसी पैच ऑफ ग्रास के ऊपर अपनी बंदूक की नली को सीधा करता है। बिना कोई विलंब किए इसे शूट करना ही था। जो भी होगा देखा जाएगा। इसने फायर कर दिया। फायर करते ही दोस्तों एक जोरदार कुर्राहट के साथ बाघ उसी पेड़ के ऊपर झपटा, लेकिन अभी भी हेनरी लॉकवुड 9.5-10 फीट ऊंचाई पर बैठा हुआ था। बाघ उस तने के साथ जाकर लगा और नीचे गिर गया, क्योंकि जो गोली थी गोली उसकी कमर में लगी थी। वो निढाल होकर इसके पेड़ की जड़ में गिरा हुआ था और जोर जोर से हाँफ रहा था। इसने दूसरी गोली लोड करी और सीधा उसके हेड का शॉट लिया और वहीं पर उसकी सांसों को रोक दिया। ये वही आदमखोर था जो पिछली शाम से ही घात लगाकर बैठा हुआ था, इस ताक में कि कब उसे वो सही मौका मिले जब वो इसके ऊपर झपट सके। दोस्तों हेनरी नीचे उतरता है, सीधा उस झाड़ी में जाता है जहां पर उसे ऐसा लग रहा था कि शव पड़ा है। वो उसे देखता है। शव की हालत काफी खराब थी। वो वहां से मूव करके पीपल के पेड़ के पास जाता है, उस व्यक्ति को नीचे उतारता है और कहता है कि हमें गांव चलना है, कुछ लोगों को लेकर आना है, बाघ को मैंने मार दिया है। वो व्यक्ति काफी खुश था, लेकिन दुख था तो सिर्फ अपने साथी के चले जाने का। वो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अपनी झोंपड़ी के पास हेनरी पहुंचता है तो देखता है कि झोंपड़ी के अंदर तो कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग कौन हैं? कहीं जो सरपंच है उसके लोगों ने कब्जा तो नहीं कर लिया और दूसरे लोगों को यहां से भगा दिया। वो फटाफट से अपने तंबू के पास जाता है तो देखता है कि अंदर से बाघेल और उसके 2-3 व्यक्ति थे। उसने कहा कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? तो गोरख बाघेल ने कहा कि देखिए सरकार, आप रात में नहीं आने वाले थे, इस बात का मुझे यकीन था, इसीलिए शाम होते ही मैं और मेरे 2 साथी यहां पर आ गए थे। हमने उसी प्रकार से आग जलाई, उसी प्रकार से अंदर बाहर होते रहे जैसे आप करते थे, ताकि गांव वालों को यह लगे कि जो 2 व्यक्ति गायब हुए हैं और आप ये वापस अपने तंबू में आ गए हैं, ताकि उन्हें यह ना लगे कि कुछ गलत हो रहा है। ये काफी सूझबूझ का परिचय दिया था गोरख बाघेल ने। उसे जब सारी बात का पता चलता है तो कुछ लोग जाकर उस व्यक्ति के शव को लेकर आते हैं। उस बाघ के शव को भी बांस के डंडों पर बांधकर यहां लाया जाता है, सबके सामने रखा जाता है और बताया जाता है कि देखो, जिसे तुम भूत प्रेत इस प्रकार का साया समझते थे वो ये आदमखोर था। इसकी आदमखोरी खत्म कर दी है हेनरी लॉकवुड ने। और जो व्यक्ति जो मरा था उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। यह कहा जाता है कि देखिए, कोई भी जंग होती है उसमें कोई ना कोई सिपाही तो शहीद होता ही है। तो मान के चलिए कि ये जो बाघ आज मरा है, जो आदमखोरी खत्म हुई है, इसकी कीमत इस व्यक्ति ने मरकर चुकाई है। और सरपंच जानकीनाथ किस प्रकार से वहां के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहा था, सरपंच बनने के लिए यहां पर किसी भी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा था, इसके बारे में भी हेनरी ने और बाघेल इन दोनों ने लोगों को बताया। लोग काफी ज्यादा इस बात से सहमत हुए क्योंकि उनके सामने आदमखोर का शव पड़ा हुआ था। समय बीता, 6 महीने तक वहां पर किसी भी प्रकार की आदमखोरी की कोई घटना नहीं हुई। लोग बहुत प्रसन्न थे। तख्ता पलट हुआ और गोरख बाघेल को नया सरपंच बना दिया गया। कैनाल का काम शुरू हुआ, कुछ खेतों की सफाई की गई, वहां पर अनाज पैदा हुआ और लोगों का जीवन भी पहले से थोड़ा बेहतर हो गया। दोस्तों, हम बड़ी मुशक्कत से, बड़ी मुश्किल से इस प्रकार के किस्से आपके लिए इकट्ठा करते हैं, उनको संजोते हैं, एक माला की तरह पिरो कर आपके सामने रखते हैं, जिसे आप सुनते हैं।
मैं अपने काम की कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी काम आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार के तत्व सामाजिक होते हैं जिन्हें मैं असामाजिक तत्व भी कहता हूं, जो इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं कि हंसी आती है उनको पढ़कर। उन्हें लगता है कि हमने बहुत बुरा भला कह दिया विल्डरनेस चैनल को, रोहित को, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वो अपने आप को ही बेवकूफ शो कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने। बड़े ही अजीब से कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी भलाई के लिए एक चीज बोलना चाहता हूं कि नेगेटिव कमेंट्स करने के बजाय अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह पर लगाइए, ताकि आप लोग भी जीवन में सक्सेस हो सके। दोस्तों, आप लोग अपने इन दोनों चैनल्स को बेहद प्यार दे रहे हैं, और ज़्यादा प्यार दीजिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब बखैर एंड शुभ रात्रि।